लूसी जिंदा थी, लेकिन उसके शरीर में जिंदगी किसी टूटी हुई घड़ी की तरह रुक रुक कर चल रही थी। वो ठंडी थी, बर्फ जैसी, पर पसीने में भीगी हुई। उसने आंखें नहीं खोली, पर वो देख सब रही थी, अंधेरे को। और वो अंधेरा उसे वापस देख रहा था, क्योंकि अब वो शिकार नहीं थी, वो एक दरवाजा बन चुकी थी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विदवी की तूफान में ड्रैकुला ने अपना पहला शिकार किया, लूसी। जहाज तबाह हुआ, भेड़िया भागा, और लूसी की गर्दन पर दो निशान छप गए। मीना को लगा कि वो बस एक बुरा सपना था, लेकिन सपने सुबह होते ही गायब हो जाते हैं। ये निशान गायब नहीं हुआ। आज ड्रैकुला शिकार नहीं करेगा, वो चोरी करेगा, बूंद बूंद करके जिंदगी चुराएगा। कानों में हेडफोन्स लगा लीजिए और दरवाजे बंद कर लीजिए, क्योंकि आज शिकारी आने वाला है। विटबी से वापस आने के बाद हेलिमग्राम का वो बड़ा सा घर महल नहीं, बल्कि एक पिंजरे जैसा लगने लगा था। लूसी बदल रही थी। ये बदलाव एक रात में नहीं आया था, ये धीरे धीरे जहर की तरह फैल रहा था। मीना, जो अभी कुछ दिन लूसी के साथ थी, वो नोटिस करती है लूसी अंदर से टूट रही थी। वो लड़की जिसे सुबह की पहली धूप पसंद थी, अब वो धूप से डरती थी। आज सुबह मैंने खिड़की के पर्दे हटाए, सोचा लूसी को ताजी रोशनी अच्छी लगेगी। लेकिन जैसे ही धूप की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, वो तड़प उठी। उसने अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया, चीख पड़ी, बंद करो, इसे बंद करो मीना। उसकी आवाज में दर्द था, जैसे रोशनी उसे जला रही हो। वो लड़की जो आईने के सामने घंटों संवरती थी, अब वो कमरे के उस आईने की तरफ देखती भी नहीं थी। मीना नोटिस कर रही थी, जब वो आईने के सामने से गुजरती तो वो अपनी नजरें झुका लेती थी। शायद उसे डर है, डर इस बात का है कि कहीं आईने में उसे वो दिख जाए जो हमें नहीं दिख रहा था, या शायद इस बात का कि कहीं आईने में उसे कुछ भी ना दिखे। मीना लूसी के बिस्तर के पास बैठी। उसने लूसी का हाथ अपने हाथ में लिया। वो हाथ इंसान का नहीं लग रहा था। वो इतना ठंडा था, जैसे किसी ने उसे बर्फ के पानी में रखा हो। लेकिन उसकी हथेलियां पसीने से चिपचिपा गई थी। लूसी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें, जो हमेशा नीली और चमकदार होती थी, अब वो धुंधली थी। मीना, क्या रात हो गई? नहीं लूसी, अभी तो दोपहर है, सूरज चमक रहा है। ओह, अभी देर है। मुझे नींद आ रही है मीना, पर मैं सोना नहीं चाहती। क्यों? डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम की जरूरत है। क्योंकि जब मैं सोती हूँ तो वो आवाजें आती हैं, खिड़की के खरोचने की आवाज, और वो लाल आंखें, वो मुझे बुलाती है मीना, कहती हैं आ जाओ, बाहर आ जाओ। और मेरा मन करता है कि मैं चली जाऊं। मीना के शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। उसने लूसी के गले पर बंधे हुए उस वेलवेट रिबन को देखा, वो रिबन जो लूसी ने पहनना शुरू कर दिया था। मीना उसे हटाना चाहती थी,
देखना चाहती थी वो निशान भरा है या नहीं। लेकिन जैसे ही मीना का हाथ लूसी के गले के पास गया, लूसी ने उसे पकड़ लिया। उसकी पकड़ में एक बीमार लड़की से ज्यादा ताकत थी। नहीं, इसे मत छूना, ये दर्द करता है, ये मेरा है। मीना पीछे हट गई। उस पल लूसी लूसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए वही अजनबीपन था जो उस रात कब्रिस्तान में दिखा था। मीना समझ गई थी ये एनीमिया या कमजोरी नहीं है, ये कुछ और है। और जो भी है वो लूसी को धीरे धीरे मीना से दूर ले जा रहा है। वहां लंदन के पागल खाने में डॉक्टर जॉन स्टुअर्ट एक अलग ही पहेली सुलझा रहे थे। उनका फेवरेट पेशेंट RM रेनफील्ड आजकल बहुत शांत था। ये शांति किसी मेडिटेशन वाली शांति नहीं थी, ये तूफान से पहले वाली शांति थी। रेनफील्ड जो मक्खियां और मकड़ियां खाता था ताकि उनकी लाइफ फोर्स उसमें आ जाए, अब वो अपने सेल के एक कोने में बैठा रहता था, बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह। डेट 19 अगस्त। मैंने आज रेनफील्ड को ऑब्जर्व किया। पहले 24 घंटे से वो हिला ही नहीं। उसने खाना नहीं खाया, उसने अपनी मक्खियां छोड़ दी हैं। वो बस खिड़की की तरफ मुंह करके बैठा रहता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि वो सुन रहा है। उसकी गर्दन हर थोड़ी देर में घूमती है, जैसे कोई इनविजिबल आवाज उसे कुछ कह रही हो। और उसकी नाक वो हवा को ऐसे सूंघ रही है जैसे कोई शिकारी कुत्ता खून की बू सूंघता है। रेनफील्ड, तुम क्या सूंघ रहे हो? किसका इंतजार है? रेनफील्ड ने अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें बड़ी थी, उनमें पागलपन था, लेकिन एक अजीब सी समझदारी भी थी। वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो सीवर्ट को अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। डॉक्टर, तुम्हें सुनाई नहीं देता? इतनी भारी आवाज। वो आ गए हैं। वो आ गए हैं डॉक्टर। कौन आ गया है? नया पेशेंट? पेशेंट? नहीं डॉक्टर, वो पेशेंट नहीं है, वो मालिक है। वो जिंदा है। खून ही जिंदगी है। उसने अपना घर ढूंढ लिया है, कारफेक्स एबे में, मेरे पड़ोस में। मैंने उसके पंखों की आवाज सुन ली है डॉक्टर। बड़ी भारी आवाज। फैप फैप फैप। ये तुम्हारी कल्पना है रेनफील्ड। वहां से फूल और चूहे हैं। चूहे तो होंगे ही डॉक्टर, जहाँ वो होंगे वहाँ चूहे होंगे। लेकिन सुनो, वो मेरे लिए नहीं आए। मैं तो बस एक गुलाम हूँ। वो उस लड़की के लिए आए हैं। कौन सी लड़की? वो लड़की जो सूख रही है, जिसका चेहरा सफेद पड़ गया है। डॉक्टर, अगर तुम समझदार हो तो खिड़कियां बंद रखना, लहसुन लगाओ, वरना वो अंदर आ जाएंगे। और वो शेयर नहीं करता, वो सब कुछ ले लेते हैं। सीवर्ट को लगा ये बस रेनफील्ड का नया पागलपन है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि रेनफील्ड ने उस लड़की का जिक्र किया। सीवर्ट को कैसे पता होता कि रेनफील्ड का दिमाग एक रेडियो की तरह था जो ड्रैकुला की फ्रीक्वेंसी पकड़ रहा था। सीवर्ट वहां से चला गया अपनी अगली ड्यूटी पर, अपने दोस्त आर्थर की होने वाली पत्नी लूसी को देखने, बिना ये जाने कि रेनफील्ड
उसी लड़की की बात कर रहा था। रेनफील्ड की चेतावनी को नजरअंदाज करके डॉक्टर सीवर्ट इलिंगरम पहुंचे। आर्थर हॉर्नवुड, लूसी का मंगेतर, दरवाजे पर ही खड़ा था। आर्थर, जो हमेशा स्ट्रांग रहता था, आज टूटता हुआ दिख रहा था। उसने सीवर्ट का हाथ पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। जैक, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वो मेरे सामने गायब हो रही है। जैक, देखो उसे। जब सीवर्ट ने लूसी के कमरे में कदम रखा तो कमरे की हवा भारी लगने लगी। वहां एक अजीब सी महक थी, मुरझाए हुए फूलों की और शायद पुराने खून की। बिस्तर पर लूसी पड़ी हुई थी, किसी टूटी हुई गुड़िया की तरह। सीवर्ट ने अपना मेडिकल बैग खोला। उन्होंने लूसी की नाड़ी चेक की। दिल इतना धीरे चल रहा था जैसे वो रुकने का इंतजार कर रहा हो। ये मेडिकली कैसे पॉसिबल है? मैंने इसे आयरन टॉनिक दिया तो था ताकि खून बने। मैंने इसे स्ट्रॉन्ग नींद की दवाई दी थी कि ये रेस्ट करे, लेकिन दवाइयाँ इसके शरीर में जाती हैं और गायब हो जाती हैं, जैसे कोई ब्लैक होल हो जो सब कुछ खींच रहा हो। कोई इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है, कोई फीवर नहीं है, तो खून जा कहाँ रहा है? सीवर्ट ने आर्थर को दिलासा देने के लिए झूठ बोलना चाहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन डॉक्टर होने के नाते वो झूठ बोल नहीं पाया। जैक, कुछ तो बोलो। इसके होंठ देखो, सफेद पड़ गए हैं। फोन कहाँ जा रहा है? जैक, बेड पर कोई धब्बा नहीं है, फर्श पर कोई निशान नहीं है, तो क्या हवा में उड़ रहा है? इसका खून कहाँ है? आर्थर का सवाल सीवर्ट के दिमाग में हथौड़ी की तरह लगा। क्या हवा में उड़ रहा है खून? सीवर्ट ने फिर से लूसी के गर्दन को चेक किया। वो दो छोटे निशान अभी भी वहीं थे, लाल, गहरे, लेकिन वो किसी बीमारी का निशान नहीं लग रहे थे। वो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने वहां से एंट्री की हो और बार बार की हो। सीवर्ट को एहसास होने लगा था ये लड़ाई इंजेक्शंस और मेडिसिन्स की नहीं थी। यहाँ साइंस हार रहा था, और जब साइंस हार जाए तो हमें यकीन और जादू की तरफ देखना पड़ता है। उसी रात अपने स्टडी रूम में अकेले बैठे हुए डॉक्टर सुवर्ट ने एक फैसला लिया। उन्होंने अपना ईगो, अपना घमंड साइड में रखा। एक डॉक्टर के लिए ये मानना मुश्किल होता है कि उसे समझ नहीं आ रहा, लेकिन लूसी की जान बचानी थी। उन्होंने एक चिट्ठी लिखने के लिए कागज उठाया। ये चिट्ठी एम्स्टर्डम जाना था, उनके गुरु के पास, प्रोफेसर अब्राहम वैन हेल्सिंग। मुझे याद है, सालों पहले एम्स्टर्डम में वैन हेल्सिंग ने एक मरीज को बचाया था जिसे सबने मरा हुआ घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा था, जॉन, नेचर हमारी सोच से बड़ी है। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ से बाहर है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो होते ही नहीं है। आज मुझे उनकी उस सोच की जरूरत है। प्रोफेसर, मेरे पास एक केस है। सही शब्दों में कहूँ तो ये बीमारी नहीं है, ये चोरी है। लाइफ इज बीइंग स्टोलन। लड़की सूख रही है बिना किसी वजह के। साइंस के पास जवाब खत्म हो गया है। मुझे आपकी जरूरत है। प्लीज कम बिफोर द लैम्प गोज आउट फॉरएवर। 2 दिन बाद लंदन के स्टेशन पर एम्स्टर्डम से आने वाली ट्रेन रुकी। कुएं के बीच से एक लंबा चौड़ा आदमी उतरा। उसकी उम्र करीब 60 साल होगी, लेकिन उसके चलने में एक सोल्जर जैसी ताकत थी।
वो प्रोफेसर वैन हेल्सिंग थे। लोग उन्हें मुड़ मुड़ कर देख रहे थे क्योंकि उनके हाथ में जो लेदर बैग था वो देखने में पुराना था, लेकिन वैन हेल्सिंग उसे ऐसे पकड़े हुए थे जैसे उसमें दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो या सबसे खतरनाक हथियार। साहब, मैं उठा लेता हूं बैग, लाइए। नहीं, दूर रहो, हाथ मत लगाना इसे। इसमें वो चीज है जो तुम्हारे सपनों को भी दढ़ा देगी। मैं इसे खुद ले जाऊंगा। सीवर उन्हें लेने आया था। दोनों दोस्त मिले। वैन हेल्सिंग ने सीवट के चेहरे को पढ़ा जैसे वो कोई खुली किताब हो। जॉन, तुम्हारे चेहरे पे मौत की परछाई है। नहीं, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मरीज की। बताओ मुझे, क्या हालत है? प्रोफेसर, वो हर सुबह कमजोर होती है। रात को उसे अजीब सपने आते हैं और उसका खून बस गायब हो रहा है। अच्छा, और क्या उसे आईने से डर लग रहा है? हाँ, पर आपको कैसे पता? और क्या, घर के आसपास किसी जानवर के निशान हैं? बड़े जानवर के? सीवर्ट हैरान था। ये सवाल किसी मेडिकल बुक में तो नहीं थे। ये सवाल किसी पुरानी भूली हुई किताब से थे। वैन हेल्सिंग ने खिड़की के बाहर से लंदन के अंधेरे को देखा और धीरे से कहा, हवा भारी है जॉन। यहाँ वो है। मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि हम देर से नहीं आए हैं। एलिंग्रम पहुंचकर वैन हेल्सिंग सीधा लूसी के कमरे में गए। आर्थर वहां बैठा रो रहा था। वैन हेल्सिंग ने आर्थर को बाहर जाने का इशारा किया। कमरे में सिर्फ 3 लोग थे। एक बेजान लड़की, एक परेशान डॉक्टर और वैन हेल्सिंग खुद। वैन हेल्सिंग ने लूसी के बिस्तर के पास घुटने टेके। उन्होंने अपना ग्लव्स उतारा और लूसी का माथा छुआ। ठंडी है, बहुत ठंडी, लेकिन दिल धड़क रहा है। उन्होंने अपनी जेब से एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला। उन्होंने लूसी के होठों को चेक किया जो सूखे हुए थे, जैसे रेगिस्तान की रेत हो। उन्होंने उसकी आंखें खोलकर देखी। पकड़ियां फैली हुई थी, जैसे वो अभी भी अंधेरे में किसी को ढूंढ रही हो। हे भगवान, खून कहाँ है? शरीर में खून होना चाहिए, पर इसका खाली लग रहा है, जैसे कोई बर्तन जिसे किसी ने पूरा पी लिया हो और एक बार नहीं, बार बार पिया गया हो। तभी वैन हेल्सिंग की नजर उस वेलवेट रिबन पर गई जो लूसी के गले पे था। उन्होंने सीवर्ट के तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था। जॉन, इस रिबन के नीचे क्या है? तुमने चेक किया? बस 2 छोटे निशान है प्रोफेसर। शुरुआत से ही है। शायद कोई एलर्जी है। वैन हेल्सिंग ने गुस्से में सर हिलाया और धीरे से उस रिबन को हटाया। वहां लूसी के गर्दन पर वो 2 लाल खड्डे पहले से बड़े हो गए थे। उनके किनारे सफेद हो चुके थे, लेकिन वो होल्स ताजा लग रहे थे, जैसे उन्हें मेंटेन किया जा रहा हो, जैसे कोई हर रात आता हो और इन निशानों को वापस से बढ़ा रहा हो। वैन हेल्सिंग तुरंत पीछे हट गया। उनके चेहरे पर पहचान थी। वो समझ रहे थे ये बीमारी नहीं थी, ये कहावत थी। जॉन, आज रात हमें यहीं सोना होगा। ये लड़की मौत के दरवाजे पर नहीं खड़ी है, ये दरवाजा खोल रही है। और जो उस पार खड़ा है उसे मैं जानता हूँ। हमारे पास वक्त नहीं है। हमें ट्रांसफ्यूजन करना होगा अभी। इस लड़की में नया खून डालना होगा, सिर्फ उसे जिंदा रखने के लिए नहीं,
बल्कि उसे रोकने के लिए। वैन हेल्सिंग ने तुरंत एक्शन लिया। आर्थर को वापस बुलाया गया। आर्थर का जवान खून लूसी के नसों में चढ़ाया गया। धीरे धीरे लूसी के गालों पर हल्की सी लाली आई। उसकी सांसें थोड़ी गहरी हुई। सबने राहत की सांस ली। लेकिन वैन हेल्सिंग जानते थे ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ टेम्पररी है। असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। वैन हेल्सिंग ने अपने बैग से एक पैकेट निकाला। जैसे ही वो पैकेट खुला, पूरे कमरे में एक तीखी चुभने वाली बदबू फैल गई। लहसुन, बहुत सारे लहसुन, सफेद फूल, जिनकी महक से आर्थर और सिवर्ट ने अपनी नाक बंद कर ली। प्रोफेसर, ये क्या मजाक है? लहसुन एक डाइंग पेशेंट के लिए? जॉन, ये तुम्हारे समझ से परे है। दवाइयाँ यहाँ काम नहीं करेंगी। ये फूल, ये मामूली लहसुन नहीं है। इनमें वो ताकत है जो तुम्हारे साइंस की किताब में नहीं मिलेंगी। इन फूलों की माला बनाओ, इसे लूसी के गले में पहना दो, खिड़की की दरारों में भर दो, दरवाजे पर टांग दो। ये बदबू हमें बुरी लग सकती है, पर उसे ये बदबू रोकेगी। और खबरदार कोई इसे हटाए ना। सबने वैसा ही किया। लूसी को लहसुन का माला पहनाया गया। कमरे की हर दरार को लहसुन से सील कर दिया गया। वैन हेल्सिंग ने चैन की सांस ली। उन्होंने सोचा, आज रात लूसी सेफ है। सुरक्षा कवच लग चुका था। लेकिन कहानी में कभी कभी ममता सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। देर रात वैन हेल्सिंग और स्टुअर्ट थक कर अपने कमरे में चले गए। तभी लूसी की माँ मिसेस वेंस्टेंड्रा अपेपा लूसी के कमरे में आई। वो अपनी बेटी को देखना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसी, लहसुन की बदबू उनका दम घुटने लगी। हे भगवान, ये कैसी बदबू है? मेरी बेचारी बच्ची पहले ही बीमार है और इन डॉक्टरों ने इसे इस गंदगी में रखा है। फूलों के नाम पर ये बदबूदार चीजें, इसका दम घुट जाएगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अपनी बच्ची को साफ हवा दूंगी। मिसेस वेस्टेंड्रा ने वो सारे लहसुन उठाकर फेंक दिए। वो माला जो लूसी के गले में थी, उसे तोड़कर कूड़ेदान में डाल दिया गया। वो कवच जो वैन हेल्सिंग ने बनाया था, वो रत्ती में चला गया। लेकिन मिसेस वेस्टेंड्रा वहीं नहीं रुकी। उन्होंने सोचा, कमरे में ताज़ी हवा आनी चाहिए। उन्होंने खिड़की की तरफ हाथ बढ़ाया। पर्दे हटाए। बाहर अंधेरा गहरा था और उस अंधेरे में दो लाल बिंदु चमक रहे थे। थोड़ी ताज़ी हवा मेरी बच्ची को ठीक कर देगी। जैसे ही खिड़की खुली, हवा अंदर नहीं आया, अंदर आया मौत का पैगाम। खिड़की के फ्रेम पर एक विशाल चमगादड़ लटका हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं। उसने अंदर देखा। रास्ता साफ है। कोई लहसुन नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ एक माँ जो अब अपनी बेटी को नहीं बचा पाएगी। सुबह जब वैन हेल्सिंग वहां पहुंचे तो देर हो चुकी थी। खिड़की खुली थी। माँ जमीन पर मरी पड़ी थी और लूसी लूसी बिस्तर पे थी, जिंदा थी। लेकिन जब वैन हेल्सिंग ने उसकी गर्दन देखी तो निशान अब घाव नहीं लग रहा था। वो निशान अब लूसी का हिस्सा बन गया था। मीना धीरे से बोलती है, लूसी अब शिकार नहीं है। दरवाजा बन चुकी है। क्या वैन हेल्सिंग इस दरवाजे को बंद कर पाएंगे, या लूसी बन जाएगी इंग्लैंड की पहली वैम्पायर?